नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कार्यक्रम तेजस्विनी में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। जिम्मेदारी, फर्ज, कर्तव्य ये मात्र शब्द नहीं है, बल्कि ईमानदारी से निभाए जाने वाले ऐसे दायित्व हैं जिनके साथ जब निष्ठा और नेक नियत जुड़ जाती है तो एक इंसान बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल डालता है। हमारे साथ आज की मेहमान जो हैं वो भारत की पहली आदिवासी महिला हैं जिन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में पदार्पण किया और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने हिमालय के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व कार्य किए, जिसके लिए उन्हें देश के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और साथ ही उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए उन्हें प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी नवाजा गया। आज की हमारी तेजस्विनी है ज्योत्सना सितलिंग। सुश्री ज्योत्सना सितलिंग देश की पहली आदिवासी महिला जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में शामिल हुई, जिन्होंने प्रकृति के लिए अपने प्रेम के चलते उत्तराखंड में शिवालिक की पहाड़ियों में भूमि क्षरण को नियंत्रित करने और स्थानीय लोगों के साथ बीज दान, श्रम दान, पौधारोपण के जरिए दून वैली के संरक्षण में अहम रोल अदा किया। पर्यावरण संरक्षण को आजीविका मिशन से जोड़ते हुए महिलाओं को साथ लेकर उन्हें आजीविका के साधन मुहैया कराए। नंदा देवी बायोस्फीयर में वैली ऑफ फ्लावर से हेमकुंड तक के क्षेत्र को कचरा और प्लास्टिक मुक्त करने, पर्वतारोहियों के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की पहल करने जैसे कदमों के द्वारा दीर्घकालिक व्यवस्था तैयार की, जिस कारण वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क को विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ। आपके अतुलनीय योगदान के लिए आपको राष्ट्रपति द्वारा पर्यावरण के लिए देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया। आपकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए आपको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी सम्मानित किया गया। पर्यावरण संरक्षण में व्यवहारिक योजनाएं इजाद करने और तत्परता से इनके सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने वाली ग्रीन वॉरियर ज्योत्सना सितलिंग ही है हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात ज्योत्सना सितलिंग जी से। ज्योत्सना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी में। नमस्कार। आपने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जब प्रवेश किया, वो दौर था जब बहुत कम लड़कियों का रुझान इस तरफ था। आमतौर पर हम देखते हैं ज़्यादा लड़कियां फॉरेस्ट सर्विसेज में नहीं आती हैं, तो आपने कैसे सोचा कि फॉरेस्ट सर्विसेज की तरफ ही जाना चाहिए? ये बात ऐसे है कि मैं बचपन से ही पर्यावरण के प्रति मेरा बहुत लगाव था। तो जब मेरा हायर एजुकेशन का टाइम आया तो उस समय भी मैंने बॉटनी सेलेक्ट किया था अपना ऑनर्स में। तो एक फिर जब आगे बढ़ के मैं कैसे पर्यावरण को संवार पाऊंगी, तो उस हिसाब से सोचते मैंने सोचा कि मेरे को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाना उत्तम रहेगा, क्योंकि मैं अगर मैं इस सर्विस में जाऊंगी तो मैं पर्यावरण का सेवा कर पाऊंगी। और इसी हिसाब से मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आया। और आप जब आई तो आपने ऐसे ऐसे काम कर डाले कि लोगों ने आपको ग्रीन वॉरियर या प्रकृति की बेटी ऐसे नाम भी दे डाले। आप जब उत्तराखंड की पहाड़ियों में तैनात थी, जब आपकी पोस्टिंग वहां हुई थी, तब ये कहना गलत नहीं होगा कि आपने हिमालय की पहाड़ियों को हिला डाला, या यूं कहें कि उनका रूप ही बदल डाला। क्या चैलेंजेस थे जब आप वहां गए? क्या कुछ था जिसको आपको लगा कि बदलने की जरूरत है? देखिए, मेरा पोस्टिंग्स भी ऐसे हुई, अधिकतर पहाड़ों में हुई, क्योंकि मैं पहाड़ से थी। तो मेरे लिए बहुत हो सकता है वहाँ की स्थिति परिस्थिति को समझने में एक प्लस पॉइंट रहा। तो इमीडिएटली सबसे पहले मैं 1993 में जब मैं डीएफओ पौड़ी गढ़वाल होके वहाँ पर गई थी, तो उसी समय से मैं जन सहभागिता को लेते हुए कैसे वनों का संरक्षण किया जाए उस पर मैंने काफ़ी काम करना शुरू कर लिया था। उसके बाद में जब मेरा 1995 में दून घाटी जलागम परियोजना में एक डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में करीब ऐसे 90 गांव में काम करने के लिए मौका मिला। तो वहाँ पर भी विशेष मुद्दा था पर्यावरण का समग्र रूप से
जलाशय के हिसाब से कैसे संरक्षण किया जाए लोगों की सहभागिता को लेकर। आपने बार बार बात तो, की है लोगों की सहभागिता, जी। और ये एक शब्द ऐसा है जो आजकल हम बहुत आम सुनते हैं, खासतौर पर जब स्वच्छता की बात करते हैं कि जन भागीदारी के एक सफल उदाहरण है वो। आपने उस दौर में वहां पर जन सहभागिता की, जबकि जो वन के अधिकारी होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, अमूमन ये देखा जाता है कि स्थानीय लोग और उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना, विश्वास बहाल करके काम करना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपके सामने भी चुनौतियां थी? जब मैं डीएफओ पौड़ी गढ़वाल थी, हाँ, ये चुनौती जरूर थी, क्योंकि मेरे को वहां पर रेगुलेशन भी देखना था और उसी हिसाब से फिर एक तरफ रेगुलेशन था, दूसरी तरफ जन सहभागिता लेना। और उसी पर जब मैं ये दून घाटी जलागम परियोजना में गई, वो हिल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर था, तो वो उस हिसाब से क्योंकि दून घाटी के जो इर्द गिर्द पड़े माउंटेन्स हैं, वहाँ पर आप जैसे मसूरी जाएंगे तो आपने देखा होगा, वहाँ पर बहुत सारा चून का खान से चूना निकालने से वो बहुत ज्यादा पर्यावरण का ह्रास हो गया था। बस मैंने इन्हीं गांवों में काम करके रखा है और ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी इनपुट के साथ करना था, जिसमें उस समय बहुत आपको पता होगा कि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, उसके हिसाब से उसको साथ में लेते हुए जब हम प्लानिंग करते हैं गांव वालों के साथ में, तो वाजिब है कि जो गांव वालों की परेशानियां प्लस उनके इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेस है, और उसके साथ साथ किन कड़ियों को लेकर उनसे जन सहभागिता ली जा सकती है, आपने कैसे वो पहले से ही हम तय करते हैं। लेकिन ज्योत्सना तो जी, क्योंकि आप हाँ, उनके बीच रहीं, आप उनके बीच गईं, आप उन लोगों से इतने घुल मिल गईं, आपकी मैंने तस्वीरें देखी हैं जहां ये विश्वास ही नहीं होता कि आप वन अधिकारी हैं और आप उनमें से एक नहीं है। ये किस तरीके से किया आपने? ये जब हम उनके साथ में जब समस्या का हमने उनके साथ में विचार विमर्श किया, तो उसके साथ साथ ये नहीं है कि गांव वाले नहीं चाहते हैं कि पर्यावरण का सुधार न हो, पर उनका जो भी अपना व्यवस्था थी, तो उन व्यवस्था को जब हमने एड्रेस करना शुरू किया, उनके साथ ही बैठकर, उनके साथ में बहुत घुल मिल कर बातचीत करके, तो उनको लगा कि हाँ, ये अधिकारी जो है ये हमारे हित की बात करता है। सबसे बड़ी चीज है कि कॉन्फिडेंस गेन करना। बिल्कुल। तो इसके लिए समय लगता है, उसमें आपको विशेष रूप से मैं आपसे कहना चाहूंगी कि दिन के मीटिंग से जब हम रात में उनके साथ गांव में ही रह के जब हम बैठकें करते थे, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हमें देखने को मिली है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा सहभागिता लेने का एक मुख्य कड़ी है महिलाएं। एक बार, क्योंकि आपको पता है कि जैसे गढ़वाल के इलाका में अधिकतर पुरुष अपने आजीविका को आगे बढ़ाने के लिए वो गांव से बाहर होते हैं। तो यदि हम महिलाओं की सहभागिता लेके उनका दिल जीत पाएंगे, तो उससे बड़ा परिणाम कुछ नहीं आएगा, और यही परिणाम हमें दून घाटी में भी देखने को मिले। ज्योत्सना जी, अमूमन हम ये भी देखते हैं कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं, यहाँ पर इनके जो जीवन की चाहे जीवन का आम दिनचर्या कहें या फिर परंपराएं कहें समाज की, उन सब में प्रकृति और प्रकृति का संरक्षण कहीं रचा बसा होता है। बिल्कुल, कुछ ऐसा आपको भी देखने को मिला? क्योंकि इससे सहायता भी नहीं, ये जैसे हम उनकी, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके समस्याएं क्या है और उनके इंस्टीट्यूशन के क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो जो स्ट्रेंथ है उसके आधार पर हमने काम करना शुरू किया उनके साथ में। जैसे क्या क्या कुछ किया? जो कि ये मतलब आप अपने हिसाब से इनमें पर्यावरण के प्रति कितना लगाव है, और उस लगाव को हम किस तरीके से अपने अंदरूनी लीडरशिप से उसको आगे ले जा पाएंगे और उसको कैसे एक जन अभियान में कन्वर्ट कर पाएंगे, वो काम हमने किया है। तो इसमें हमने सुना है कि आपने जैसे पौधारोपण किया, आपने बीज दान किया, इस तरह के अभियान चला दिए आपने, और इसीलिए कह रहे हैं कि आपने एक नई इबारत लिख डाली, नए अध्याय की शुरुआत कर डाली।
ये किस तरीके से आगे बढ़ा? क्योंकि पौधे रोपण के लिए आपने हजारों गांवों के लोगों को इकट्ठा किया, 82 से ज्यादा 90 के करीब गांव के लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें बीज दिए, उन्होंने बीज दान किया, उन्होंने श्रम दान किया। वो यादें क्या हैं आपके पास? क्योंकि वही एक अध्याय है जो आज तक चल रहा है। मुख्य रूप से जब हमने गांव वालों के साथ बात की तो सबसे बड़ी समस्या थी उनकी सॉइल इरोजन का, भूक्षरण का, जिसमें कई सारा गांव तबाह हो रहा था। तो जब हमने इस समस्या के बारे में बात की तो क्योंकि हमारे पास तो रिसोर्स कम था, तो एकजुट होकर जब हम बात करने लगे कि तो आप लोग क्या दे सकते हो, तो उसमें हमें लगा कि यदि बरसात के समय में एक दिन भी गांव वाले अपने प्राण लेके एक दिन दे दें श्रमदान में, और उसके साथ साथ गांव में ही पड़े जितने भी इंडिजिनस प्लांट है जिसका टेनिया से स्प्राउट होके बहुत अच्छा वेजिटेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है उन एरिया का, उसको लेकर जब हमने उनको समझाने की कोशिश को तो एकदम से वो समझ गए और हमारे साथ आगे आए। तो ये अंततः जाके एक जन आंदोलन में परिणत हो गया और जाके लोगों ने करीब 1996 से 2001 तक करीब 3,60,000 पौध टेनिया और प्लस कई टन में बीज दिया, और उसी हिसाब से उन्होंने खुद पौधा रोपण किया और पौध पे लेके आए। और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि जो श्रमदान अभियान था उसको इस तरह से हम लोग प्लान करते थे गांव वाले के साथ में कि वो बिल्कुल इसमें कौन परिवार क्या कर सकते हैं, जिसका घोड़ा खच्चर है वो उस दिन घोड़ा खच्चर दे दे, और कौन अपना औजार दे सकते हैं, और उस औजार को कब कहाँ से लाना है, कितने दूरस्थ से ये सारा पौधरोपण के सामान आएंगे, और उसके साथ साथ यहाँ तक कि उनका उस दिन एक परिवार से कितने लोग आएंगे, और यहाँ तक कि उनका क्या है कि उस दिन उनको यदि सामूहिक रूप से भोजन करना हो, उस भोजन के लिए जो भी चंदा होगा वो भी गांव वाले अपने हिसाब से जुटाते थे। तो यानी आपने देखा होगा एक सामुदायिक कार्यक्रम बना दिया जिसकी वजह से सफल भी हुआ। तो ये सफलता में केवल पौधे लगाना नहीं था, क्योंकि दूसरे साल से पौधारोपण के दूसरे साल से हमने इसको एक अलग आयाम दिया था, क्योंकि इसमें जैसे एक कैचमेंट एरिया, एक वाटर सेट का, माइक्रो वाटर सेट में आप समझ लीजिए कि 5-6 गांव हैं, तो उनका एक एसोसिएशन बन गया, और मतलब अगले साल के जुलाई में पौधारोपण करना है, पर उस साल के जून के महीने में ही पुराने साल में किए गए पौधारोपण का इवैल्यूएशन करके, आकलन करके, आकलन वो 3 मानक में था। एक तो है कि उस दिन पिछले साल में एक कुल गांव में इतने परिवार थे, कितने परिवार के कितने लोग आए, और दूसरा था कि उन्होंने कितना टेनिया, कितने पौध लगाए पिछले साल, और तीसरा ये था कि उस क्षेत्र में जाके वो लोग पिछले साल के किए गए पौधारोपण अभियान का रिजल्ट देखते थे। जो सर मैं ये मान सकती हूँ कि आपने जिस तरीके की प्लानिंग की है ना, उस प्लानिंग के लिहाज से आपकी योजना, कार्य योजना जो आपने बनाई, उस कार्य योजना के लिहाज से ये लोग आपके साथ जुड़ते चले गए और शिवालिक की पहाड़ियों को आपने हरियाली हरा भरा कर दिया। ये एक श्रेय आपके नाम पर जाता है। लेकिन एक बात ये जरूर जहन में आती है कि आप इतनी सीधी सादी सी, इतनी छोटी सी, इतने सारे लोगों के बीच में जाकर उन्हें कन्विंस करना, क्या खास चीज थी ऐसी जिसने आपको इस बात के लिए न केवल प्रेरित किया बल्कि आप में हिम्मत भी आई कि इतने लोगों को साथ लेकर मैं चल सकती हूँ? देखिए, जो मेरे को लगता है, यदि हम अपने नेक इरादा से चलेंगे, गांव वालों के सामने में बातचीत करना शुरू करेंगे, तो गांव वाले एकदम से समझ जाएंगे। तो एक बार उनका कॉन्फिडेंस गेन हो गया तो मुझे लगता है कि फिर कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। इतना मुश्किल नहीं है काम, ये चीज है। मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किलों से पार पाना भी जरूरी होता है, और मुश्किलें आसान कर देना, इसके लिए भी कुछ खास मेहनत की जरूरत होती है। क्या थी वो खास मेहनत, या क्या दिशा ली वो ज्योत्सना सितलिंग ने अपनी जिंदगी में? करेंगे इस पर भी बात, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा,
वनडे सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हम मुलाकात कर रहे हैं ग्रीन वॉरियर ज्योत्सना सेतलिंग से। ज्योत्सना जी, आपने जो भी उत्तराखंड में काम किए जिसकी वजह से आपको पर्यावरण पुरस्कार मिला, वो एक ऐसा काम था जो आपको बहुत पसंद था, प्रकृति से आपको बहुत प्यार था। लेकिन ऐसा क्या रहा कि बीच में आप IIM बेंगलोर चले गए, आपने IIM की डिग्री हासिल की? देखिए, मेरा IIM बेंगलोर में जाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि एज अ प्रैक्टिशनर मैं बहुत काम कर चुकी थी, तो मेरा अब समय आ गया था मैं पॉलिसी में दखल दूं। तो इसीलिए मेरे को अब जैसे मैं एक मिड लेवल मैनेजर से सीनियर लेवल मैनेजर ऑफिसर के रूप में मैं अपने एज के हिसाब से आगे बढ़ रही थी, तो मेरे को लगा कि ये बहुत आवश्यक है मेरे को मैं इस प्रकार से प्रशिक्षण ले लूं ताकि मैं आगे जाके पॉलिसी मेकिंग में भी उतना ही बेहतरीन ढंग से योगदान दे पाऊं। तो आपको जो प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जब आपको ये पुरस्कार मिला, तो ऐसी क्या खूबियां थी ज्योत्सना सेतलिंग में जिसकी वजह से ज्योत्सना जी को ये पुरस्कार मिला? देखिए, इस अवार्ड का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैंने किस तरह से गवर्नेंस को, कंजर्वेशन रिलेटेड गवर्नेंस पर सुधार ला पाए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इलाका में, जहां पर मैं डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रही थी 2002 से 2004 के अंत तक। तो उसमें मुख्य रूप से समस्याएं बिल्कुल अलग प्रकार का था। जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में दो पार्क हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जी। नंदा देवी नेशनल पार्क का समस्या ऐसे थी कि वहाँ के लोगों की आजीविका को बिल्कुल ठप हो गया था, क्योंकि पार्क बंद किया गया था 1983 से बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल रीजंस। और यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क में ये था कि ये इस तरह से जो रिलीजियस टूरिज्म के लिए खुल गया था, तो उसका जो भी बफर एरिया है वो बहुत ही फिल्दी था, बहुत सारे प्लास्टिक्स थे, जिसके कारण से जो ये वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जाने वाले जो विश्व भर से प्रकृति प्रेमी लोग आते थे, वो बहुत वो they used to go with a very bad note about the valley because buffer which was the same area, same route leading to Valley of Flower National Park and Hemkund Sahib, it was same till 15 kilometers road. Only after that it bifurcates. Okay. अलग अलग होता था। तो इसीलिए फिर वहां पर भी मुख्य रूप से यही था। फिर पहले श्रमदान से काम शुरू की गई, महिला मंगल दल से लेके जब हमने श्रमदान से करीब 50 टन कूड़े उठाया, प्लास्टिक से उठाए, उसके बाद फिर उत्तराखंड सरकार आ गया है सहयोग देने के लिए। और इस हिसाब से इतना ही नहीं, फिर ये सब सफाई के साथ साथ ये वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट को सूची में शामिल करने के लिए पूरे डॉक्यूमेंट तैयार किए गए। और ज्योत्सना जी, ये श्रेय आपको जाता है कि आपके किए गए काम की वजह से इसको विश्व विरासत का दर्जा दिया गया। लेकिन साथ ही साथ आपने जिस तरीके से माउंटेनियरिंग के नॉर्म्स तैयार किए, गाइडलाइंस तैयार की, जो आपने काम वहां किए, उनकी सस्टेनेबिलिटी कैसी है? क्योंकि अमूमन देखा जाता है अधिकारी अपने पीछे अच्छे काम कर जाते हैं, लेकिन वो लगातार होते रहे, ये बहुत जरूरी होता है। तो क्या ज्योत्सना जी ने इस बारे में भी खास ध्यान रखा? देखिए, मैं जब भी एज अ प्रैक्टिशनर काम करती हूँ तो लेखन में बहुत ध्यान देती हूँ, एक तो ये है। और मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि यदि मेरा कोई भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, लर्निंग्स हो, वो यदि पॉलिसी में परिणत हो जाता है तो इससे उत्तम कोई भी सस्टेनेबिलिटी का वो नहीं है रास्ता। तो इसमें भी ये माउंटेनियरिंग पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड हो गया, उसके बाद ये बायोडाइवर्सिटी एक्सपेडिशन मॉनिटरिंग हो गया, और कई सारा ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे पॉलिसीज तैयार की गई है जिससे जो भी एक वहां पर काम की गई उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए पूरी प्रयास किया गया। और अभी भी आप यदि जाके देखेंगे
वहाँ पर हेमकुंड साहिब के रोड में, ये अभी भी वो जो प्रथा, जो सिस्टम शुरू की गई थी, अभी भी वो चालू है। तो ऐसे में आपको हम समझ सकते हैं कि आपको प्रकृति से बहुत प्यार है। तो जब आप खाली वक्त होता है तब आप क्या करती हैं? खाली वक्त में मैं एक तो रीडिंग मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एक गार्डनिंग बहुत अच्छा लगता है, और यदि मैं प्रकृति के नजदीक में हूँ तो मैं ट्रेकिंग भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, प्रकृति के बीच में रहना आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ज्योत्सना जी, आप अपने आप को एक सामाजिक उद्यमी मानती हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर मानती हैं, और कहते हैं ना कि अच्छाई घर से ही शुरू होती है। आपने अपनी निजी जिंदगी में भी आपने इस बात पर खास ख्याल रखा, आपके साथ जो काम कर रही थी महिला, उनके परिवार को ही आपने अपना भी लिया। ये अच्छाई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये एक उदाहरण भी है सबके लिए कि जिंदगी में अच्छाई अपने से ही शुरुआत होनी चाहिए? ये तो देखिए कि एक हमें जो लगता है कि जो अच्छाई हर एक इंसान में नियत है अपना, तो जो भी मैं भी ये सोचती हूँ कि जो भी बड़े प्रकार से या छोटे रूप में मैं जहाँ पर भी हूँ, मैं किसी के अच्छाई के लिए, चाहे समाज की अच्छाई के लिए हो, चाहे एक इंडिविजुअल परिवार के अच्छाई के लिए हो, और या तो विशेष रूप से पर्यावरण की अच्छाई के लिए हो, तो मैं हमेशा कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। तो इसी हिसाब से कहीं कहीं अब लोगों को फायदा मिल रहा है, तो पर मेरा एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जहाँ पर भी हो, यही लगता है कि ईश्वर ने हमें इतना सब कुछ दिया है, तो हम अपने हिसाब से जो भी हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे वो हमें सबसे ज्यादा कर देना चाहिए। जी, तो जिसके अंदर जो अच्छाई है उसको औरों तक भी पहुंचाया जाए, यही जरूरी है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना जी हमारे साथ बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो काम आप जहां हैं, जहां से जो काम अच्छा कर रही हैं, उसकी रोशनी लोगों तक दूर दूर तक फैले। इसी के साथ तेजस्विनी कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे लेकर एक और तेजस्विनी हमारे साथ। लेते हैं इजाजत, नमस्कार।